बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो स्टोरी में हम डिस्कस करेंगे सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंश्योरेंस और सॉफ्टवेयर क्वालिटी कंट्रोल वगैरह के बारे में। तो ये क्या आती है, ये कैसे इनको कंट्रोल वगैरह किया जाता है, तो ये सारी चीज़ें इस स्टोरी में हम जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली आपको ये बहुत ही आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। ये इंटरव्यू वगैरह में और ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी आप लिहाज से इसको देखें तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ हमारे पास सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ कुछ सॉफ्टवेयर क्वालिटी कंट्रोल भी होता है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस वगैरह वो भी मैं आपको साथ बताता चलूँगा, क्योंकि ये अक्सर ये क्वेश्चन साथ साथ ही पूछा था और इनमें क्या डिफरेंस है ये चीज़ पूरा मेन टॉपिक तो हमारा ये है कि एश्योरेंस, लेकिन ये साथ साथ ही होते हैं और इकट्ठे ही वर्क करते हैं और इनमें मेन डिफरेंस ही पूछा जाता है। तो इसीलिए पहले इन दोनों में डिफरेंस बताऊंगा, फिर हम आगे मूव ऑन करेंगे। तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर मतलब कि कोई भी चीज़ जो जिसको आप टच नहीं कर सकते उसकी हम क्वालिटी चेक करेंगे कि वो मेयार के मुताबिक है या नहीं, और उसको इंश्योर करना, यकीन करना कि वो वाकई मेयार के मुताबिक है या नहीं कोई भी। तो ओवरऑल मतलब कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि आप श्योर करवाते हैं कि वो क्वालिटी यानी कि जो आप यानी कि क्वालिटी के मुताबिक मेयार के मुताबिक है या नहीं है, तो उसको कहते हैं सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। तो सबसे पहले हम बात कर लें क्वालिटी क्या होती है। क्वालिटी ऐसी चीज़ यानी कि जो रिक्वायरमेंट्स को पूरी करे, वो आपके पास उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, और ऐसी प्रोडक्ट जो आपकी क्वालिटी को यानी कि आपकी रिक्वायरमेंट्स वगैरह को स्पेसिफिकेशन वगैरह को फुलफिल ना करे, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। मतलब कि कोई ऐसी चीज़ जो एक स्टैंडर्ड के मुताबिक बनाई जाए वो उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, और ऐसी चीज़ जो एक स्टैंडर्ड वगैरह के मुताबिक ना बनाई जाए उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। तो इस चीज़ को कहते हैं क्वालिटी। अब सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं तो सॉफ्टवेयर में भी यानी कि सॉफ्टवेयर जो स्टैंडर्ड ऑलरेडी बनाए गए उनके मुताबिक ये टूल और टेक्नोलॉजी वगैरह जो लेटेस्ट वगैरह यूज़ है उनके मुताबिक चीज़ को हम बनाएंगे, सॉफ्टवेयर को बनाएंगे, तो प्रोजेक्ट को बनाएंगे तो उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, अदरवाइज उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल आ जाता है। अब क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी इंश्योरेंस में क्या डिफरेंस है, मेन इनमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये हम सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंश्योरेंस कह लें या फिर आप क्वालिटी कंट्रोल कह लें, क्वालिटी इंश्योरेंस है। अब इनमें कोई खास फर्क नहीं है, बात तो वही आ जाती है, ये जनरल सी बात होगी, जनरल बात वही है, लेकिन वो खास सॉफ्टवेयर के जब सॉफ्टवेयर का लफ्ज़ लगाने को तो वो सॉफ्टवेयर बन जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारे पास जो है क्वालिटी कंट्रोल आ जाता है। तो क्वालिटी कंट्रोल QC के नाम से भी इसको जाना जाता है, QC के नाम से भी जाना जाता है। इसमें हम क्या कर देंगे, इसमें हमारे पास यानी कि क्वालिटी कंट्रोल में प्रोडक्ट वगैरह को देखा जाता है, इसमें इंस्पेक्शन वगैरह देखते हैं, उसके बाद रिव्यूज़ वगैरह चेक करते हैं और टेस्ट वगैरह जो है वो करते हैं, सब कुछ जो है वो देखते हैं। तो अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास ये पार्ट ऑफ, इसकी अगर एक और डेफिनेशन देखना चाहें तो वो भी आप लिख सकते हैं, ये पार्ट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट का है। ये हमारे पास हिस्सा था क्वालिटी मैनेजमेंट का, जो इसका फोकस क्या था कि फुलफिल करना क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स को। तो क्वालिटी कंट्रोल जो है ये क्वालिटी मैनेजमेंट का एक जो इनके पार्ट्स है, ये उसका हिस्सा है, और ये फोकस किस पे करता है, क्वालिटी यानी कि क्वालिटी की जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल हो रही है या नहीं, और इसको फुलफिल करने पे ये हमारे पास फोकस करता है। उसके बाद हमारे पास क्वालिटी इंश्योरेंस आ जाता है। क्वालिटी इंश्योरेंस में क्या आता है कि हम जो ऑडिटिंग और रिपोर्टिंग वगैरह जो है वो करते हैं, तो इसमें इनके ऑडिटिंग वगैरह जो सब कुछ जो फॉर्मल वे में हो रहा था, तो इसमें क्या आता है, ये भी हमारे पास क्वालिटी मैनेजमेंट का ही यानी कि पार्ट है, और इसका फोकस क्या होता है, प्रोवाइड करना कॉन्फिडेंस के हमारे जो यानी कि क्वालिटी है जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल होंगी। तो जैसे कि इसके आप ये भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, पार्ट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट फोकस्ड ऑन प्रोवाइडिंग कॉन्फिडेंस दैट क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स विल बी फुलफिल्ड। तो यानी कि आप जब प्लानिंग वगैरह में दोनों में मेन, फिर मैं आपको बता रहा हूँ क्वालिटी कंट्रोल में आप क्या करते हैं कि आपको जो आपकी ये बेसिकली पहले चीज़ देखी जाती है। क्वालिटी एश्योरेंस ये यकीन दिलाया जाता है कि हम यानी कि जो चीज़ बनाने जा रहे हैं, जो हम इसमें रिक्वायरमेंट्स जो हम जो यूज़ करेंगे, जो टूल और टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, डिज़ाइनिंग पेज वगैरह जो हम चीज़ें इस्तेमाल करेंगे वो हमें अच्छी ही क्वालिटी देगी, ये हम इसमें अश्योर करवाते हैं कि ये ऐसा होगा।
और जो क्वालिटी कंट्रोल है उसमें हम उसको करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं और उस पर वर्क करते हैं और चेक करते हैं कि वाकई वो काम हो रहा है या नहीं हो रहा। बेसिकली इसमें चीज़ ये होता है, इसमें हम कंट्रोल कर रहे होते हैं, देख रहे हैं सब कुछ जो है वो हैंडल कर रहे हैं, जबकि इसमें हम जो है इंश्योर का यकीन दिलवा रहे होते हैं कि ये काम होगा, ऐसे ही होगा। जैसे कि मैं आपको एक रियल लाइफ एक एग्जाम्पल ताकि आपके माइंड में ये बात बैठ जाए कि आपने एक आर्किटेक्ट आपने कहा एक बिल्डिंग बनवानी थी, तो बिल्डिंग बनवाने के लिए आपने कहा कि हमें ऐसी बिल्डिंग बना करते हैं जो बहुत ही अच्छी हो। तो उसके लिए क्या होगा कि उसके लिए आपको सबसे पहले देखना होगा कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें, कौन सा डिज़ाइन होगा, कौन सी चीज़ें हम जो है यूज़ करेंगे कि हमारी जो बिल्डिंग है वो अच्छी बने। तो जो वो काम कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, वो सब कुछ जो ला रहे हैं कि ये काम करेंगे तो बिल्डिंग हमारी अच्छी होगी, तो वो उसका मतलब आप क्वालिटी इंश्योरेंस आप करवा रहे हैं कि ये काम करेंगे तो ये हमारे पास ऐसा होगा। और क्वालिटी कंट्रोल में क्या होता है कि आप फिर वो काम शुरू करते हैं, लेबर वगैरह बताते हैं कि ये काम करें और उसके साथ साथ वो चेक कर वो आप जो काम कर रहे हैं वो आपके पास क्वालिटी कंट्रोल होता है। तो इन दोनों में मेन ये डिफरेंस है। बाकी बहुत सारे डेफिनेशन के हिसाब से मैंने आपको बता दिया, मज़ीद भी अगर डेफिनेशन के हिसाब से देखेंगे तो मैं आपको फिर बता QA इसमें आप जो देखते हैं वो आपके पास प्रोसेस जो होते हैं, हर एक प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप जो है वो देखा था। और जबकि जो क्वालिटी कंट्रोल होता है इसमें आप जो है प्रोडक्ट वगैरह को देखते हैं और उसके मुताबिक जो इसको जानने की कोशिश करते हैं। उसके बाद आप जो है इसको फोकस इस पर जो किया जाता है, जो मेन फोकस होता है क्वालिटी जो अश्योरेंस क्वालिटी अश्योरेंस पे मेन फोकस होता है कि ये प्रिवेंट करता है डिफेक्ट से। मतलब कि क्वालिटी अश्योरेंस पहले ही की जा रही होती, पहले ही सब कुछ जो होता है, तो इसमें प्रिवेंट करना जो डिफेक्ट्स आने वाले उससे बचने की कोशिश की जाती है, क्योंकि आपने पहले ही सब कुछ बनाया था कि ये हम काम करेंगे। तो ज़ाहिर सी बात इसमें आप जो डिफेक्ट्स जो आने वाले होते हैं उनसे बचने की कोशिश करते हैं। आपका मकसद ये था कि जो डिफेक्ट्स आएंगे उनसे हम बचा जा सकें। और ये हमारे पास क्या होता है प्रोएक्टिव क्वालिटी प्रोसेस इसमें होता है। जो क्वालिटी इंश्योरेंस प्रोएक्टिव मतलब कि पहले से ही क्वालिटी प्रोसेस वगैरह के, क्योंकि ये सारा काम जो पहले से किया जाए इसलिए हमें पता था, हम जो सारा कुछ देख रहे होते हैं तो उसके मुताबिक ही हमको इंश्योर करेंगे कि ये काम करेंगे तो हमारे पास ये आएगा। इसीलिए हम जो पहले से ही यानी कि प्रिवेंट करते हैं डिफेक्ट्स और प्रोएक्टिव क्वालिटी प्रोसेस वगैरह इसमें जो प्रोएक्टिव में आपको फिर पहले से ही जो क्वालिटी को प्रोसेस वगैरह को इंश्योर वगैरह जो है वो करवाया जाता है। जबकि हमारे पास जो क्वालिटी कंट्रोल्स हैं इसमें हम वर्क वगैरह कर रहे होते हैं और इसमें क्या होता है कि हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा एरर हमारे पास, कौन सा डिफेक्ट हमारे पास जो आया है, और जब वो डिफेक्ट आता है तो उसके बाद उसको जो है वो करेक्ट करने की कोशिश की। जब जो कि ये बाद में काम हो रहा है क्वालिटी कंट्रोल का, इसको कहते हैं रिएक्टिव प्रोसेस। क्या होता है ये हमारे पास रिएक्टिव प्रोसेस है, जब एरर आ जाता है, जब जो डिफेक्ट्स वगैरह वो आइडेंटिफाई हो जाता तब उसको जो है वो ठीक करने की कोशिश की थी। जबकि ये प्रोएक्टिव पहले से सब कुछ जो प्लान किया जाए कि ये एरर हमारे पास आ सकता है, इससे हम कैसे जो है वो बच सकते हैं। तो ये फोकस किया। उसके बाद गोल्स हमारा क्या था, गोल्स हमारा ये होता है कि हम जो यानी कि क्वालिटी अश्योरेंस है, क्वालिटी अश्योरेंस में हम इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं कि जो टेस्ट डेवलपमेंट और टेस्टिंग प्रोसेस वगैरह को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। जबकि क्वालिटी कंट्रोल में जो क्वालिटी कंट्रोल है इसमें हम जो आइडेंटिफाई करते हैं डिफेक्ट्स को, जो हमारे कौन कौन से डिफेक्ट्स वगैरह जो है वो आ सकते हैं। तो ये मेन चीज़ थी। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है हाउ, कैसे हम ये काम कर सकते हैं। तो क्वालिटी मैनेजमेंट यानी कि अगर आप क्वालिटी अश्योरेंस की हम बात करें, क्वालिटी अश्योरेंस की बात करें तो इस बल्कि ये रहने भी दे, जब फिर आप कहने लगे ये क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को एस्टैब्लिश करने के लिए यूज़ होता है। तो इसके अलावा क्वालिटी कंट्रोल की बात की जाए तो इसमें हमारे पास हम फाइंड करते हैं और एलिमिनेट करते हैं सोर्स ऑफ प्रॉब्लम्स वगैरह को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद अब सर वट में आता है कि जो क्वालिटी अश्योरेंस की अगर बात करें इसमें वट इस क्वेश्चन अगर अराइज हो तो इसका मतलब है कि हम प्रिवेंशन करते हैं, क्वालिटी की प्रॉब्लम से बचने की कोशिश करते हैं, पहले ही सब कुछ जो है वो कर रहे होते हैं। जबकि कंट्रोल में अगर वो सब कुछ एक्टिविटी और टेक्निक वगैरह जो यूज़ कर रहे हैं, अचीव कर रहे हैं, तो उसको फिर अगर उसमें प्रॉब्लम आई है उसको बेहतर करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किस की कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। तो क्वालिटी अश्योरेंस की बात करें तो इसमें हर एक जो जितनी भी टीम के जो डेवलपिंग मेंबर जो भी होते हैं वो सारों के सारे की जिम्मेदारी होती है क्वालिटी अश्योरेंस में। जबकि क्वालिटी कंट्रोल में सिर्फ किसी एक डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है, जो मेन डिपार्टमेंट होता है, जो स्पेसिफिक टीम होती है उसकी जिम्मेदारी होती है इस कंट्रोल में। तो इसको कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो
इसके अलावा अगर एग्जांपल के तौर पर हम जो है वो जानने की कोशिश करें तो हमारे पास जो क्वालिटी अश्योरेंस इसकी एग्जांपल जिसको वेरिफिकेशन करते हैं। हम वेरिफिकेशन जो कर रहे होते हैं वो जैसे कि जांच पड़ताल देख रहे हैं कि ये कैसा ये काम कैसा नहीं है, तो जो वेरिफिकेशन होती है अश्योर कराने के ये वेरिफिकेशन क्वालिटी अश्योरेंस होती है। ये एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिए कि वेरिफिकेशन जो है क्वालिटी अश्योरेंस की एग्जांपल वेरिफिकेशन, वी से वेरिफिकेशन जो क्वालिटी अश्योरेंस की एग्जांपल वेरिफिकेशन। उसके बाद अगर क्वालिटी कंट्रोल की बात करो, जो आप वैलिडेशन या टेस्टिंग वगैरह सॉफ्टवेयर की कर रहे होते हैं, वैलिडेशन या टेस्टिंग वगैरह कर रहे हैं वो आपके पास जो है वो क्वालिटी कंट्रोल में आ जाती है। वेरिफिकेशन में चेकिंग वगैरह के ये ऐसा हो रहा है, और वैलिडेशन में जो आप वैलिडेट कर रहे होते हैं, चेक कर रहे होते हैं, इम्प्लीमेंट करके प्रैक्टिकली देख रहे हैं कि ऐसा है या नहीं है। उसके अलावा स्टैटिस्टिकल टेक्निक वगैरह भी आप यूज़ कर सकते हैं। स्टैटिस्टिकल जो हमारे पास यानी कि क्वालिटी का अश्योरेंस में स्टैटिस्टिकल क्या होता है, ये हर एक प्रोसेस के ऊपर जो इसको अप्लाई किया जाता है, और जो यानी कि हर जब वर्किंग हो रही तब हर एक में देखा जाता है। जबकि क्वालिटी कंट्रोल में जो स्टैटिस्टिकल जो हम टेक्निक यूज़ करते हैं वो प्रोडक्ट के ऊपर, जब प्रोडक्ट बने उसके ऊपर जो हम चेक करने की कोशिश करते हैं। ये भी दोनों काम कर सकते हैं, लेकिन जो मेन चीज़ें हम ये इस पे करते हैं। और इसमें जो टूल यूज़ होता है, जो क्वालिटी अश्योरेंस में जो टूल यूज़ होता है, क्वालिटी अश्योरेंस में जो टूल यूज़ होता है वो मैनेजरियल टूल होता है। मैनेजरियल टूल जो क्वालिटी अश्योरेंस में यूज़ होता है, और जो हमारे पास क्वालिटी कंट्रोल में टूल यूज़ होता है वो हमारे पास करेक्टिव टूल होता है। मतलब कि करेक्टिव में सब कुछ जो आप उपयोग करने की कोशिश कर रहे थे क्वालिटी कंट्रोल वगैरह, तो ये इनमें मेन डिफरेंस मैं आपको बता दिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, और मैं इसलिए आपको मेन में क्या फ़र्क होता है, अक्सर लोग जो इसमें सेम चीज़ सुनते हैं और इसमें फ़र्क करने की उनको फ़र्क करना नहीं आता ये क्या चीज़ है। उसके बाद हमारे पास कॉस्ट ऑफ क्वालिटी आते हैं, मतलब कि जो हमारी कॉस्ट कितनी है, कि क्या साहब कैसे हमारे पास कैसे कॉस्ट हम बच सकते हैं, और उसके बाद कितनी अंदाज़ा लगाते हैं कितनी कॉस्ट आएगी, और हमारे पास फेलियर वगैरह वो सब कुछ चेक किया जाता है। तो इसमें हमारे पास यानी कि 3 मोड्स होते हैं, एक प्रिवेंशन होता है, एक अप्रेजल होता है और एक फेलियर होता है। तो आप इसमें कौन कौन सी प्रिवेंशन मतलब कैसे बचा जा सकता है, उसमें क्या क्या कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, वो क्वालिटी प्लानिंग वगैरह आती है, फार्मर टेक्निक रिव्यूज होता है, टेस्ट इक्विपमेंट और ट्रेनिंग वगैरह। अप्रेजल में कॉस्ट वगैरह में आप जो यानी कि अंदाज़ा वगैरह जो लगाते हैं वो हमारे पास आ सकता है कि इन प्रोसेस और इंटर प्रोसेस इंस्पेक्शन वगैरह, इक्विपमेंट मेंटेनेंस, सामान जो चीज़ें यूज़ करा उसका मेंटेनेंस वगैरह की और टेस्टिंग वगैरह की आपके पास आती है। फेलियर कॉस्ट वगैरह आपके पास 2 थी, इंटरनल और एक एक्सटर्नल। अंदरूनी जो वर्किंग जब करा उसके टाइम और उसके बाद जो प्रोडक्ट बनाने के बाद जो आपको कॉस्ट वाली वो इंटरनल में होता है रीवर्क, आपको दोबारा काम करना पड़ता है, रिपेयर करना पड़ता है किसी भी चीज़ को, और फेलियर मोड एनालिसिस वगैरह, कंप्लेन वगैरह। अगर एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट मतलब कि अगर कोई कस्टमर वगैरह किसी ने कोई चीज़ प्रोडक्ट आपसे ली है वो आपको कंप्लेंट करना, तो वहाँ भी आपका तो आपका जो है कंप्लेन पे ऊपर पे आपको कोई ना कुछ कॉस्ट लाजमी होती है, क्योंकि कोई ना कोई रिप्लाई वगैरह को सिस्टम वगैरह आपने रखा होगा जो रिप्लाई वगैरह करेगा, उसके बाद उनको इंप्रूव करने को सब कुछ। उसके बाद प्रोडक्ट वगैरह आपने सेल का रिटर्न या रिप्लेसमेंट के लिए आती है तो फिर भी आपको थोड़ी बहुत कॉस्ट आती है। इसके अलावा हेल्पलाइन सपोर्ट के लिए भी आपके पास जो है वो कॉस्ट आती है, और इसके अलावा वारंटी वर्किंग वगैरह पे आपको कॉस्ट आती है। अगर आपने वारंटी होती है, एक गारंटी होता है, एक वारंटी में आपको दोबारा को रिपेयर करके चीज़ देनी, जब गारंटी में आपको नई चीज़ देनी होती है, तो ये चीज़ आती है। उसके बाद सॉफ्टवेयर क्वालिटी अश्योरेंस आपको सब कुछ जो वो आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हम कुछ क्वालिटी अश्योरेंस में यही होता है कि आप चेक करते हैं कि जो यानी कि इसमें बेसिकली 2 चीज़ें आती है, एक एक्सप्लिसिट होता है और एक इम्प्लिसिट होता है। और आप चेक करते हैं कि एक्सप्लिसिट का ओवरऑल होता है, तो इम्प्लिसिट होता है इससे अपोजिट आपको नज़र आ रहा है कि क्या आता है। तो इसमें आप एक्सप्लिसिट ओवरऑल चेक करते हैं कि जो उनके जो हमारे फंक्शनल और परफॉर्मेंस और जो रिक्वायरमेंट्स वगैरह जो डॉक्यूमेंट डेवलपमेंट वगैरह स्टैंडर्ड के मुताबिक हैं या नहीं। अगर वो स्टैंडर्ड मुताबिक होंगे, जो फंक्शनल वगैरह ठीक होंगे, रिक्वायरमेंट के मुताबिक काम कर रहे होंगे, तो आपकी जो है आप जो है श्योर कर सकते हैं, यकीन दिला सकते हैं कि हमारी जो सॉफ्टवेयर की क्वालिटी बिल्कुल एक्यूरेट है, और इसके अलावा इसके ऊपर डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर वगैरह भी हमारा ठीक है। तो ये हमारे पास मेन चीज़ें, यानी कि इसमें 2 चीज़ें मैंने पे, एक तो रिक्वायरमेंट के मुताबिक वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा, वो चीज़ देखिए, और उसके बाद स्टैंडर्ड्स वगैरह उनको फॉलो किया जा रहा है या नहीं, और ये सब दोनों काम हो रहे हैं तो आपके सॉफ्टवेयर की क्वालिटी एश्योरेंस जो वो बरकरार है। उसके बाद क्वालिटी एश्योरेंस ग्रुप एक्टिविटीज़ वगैरह आती है, मतलब कौन कौन से काम जो किया है, ये एक अकेला बंदा भी कर सकता है और ये ग्रुप भी होता है। आप अच्छा ये होता है कि जो न्यू लोग भी हों और एक्सपीरियंस वाले भी लोग इसमें जो है वो हों।
अगर दोनों लोग होंगे तो ठीक तरह से वर्क है, अदरवाइज इसमें जो है वो प्रॉब्लम होती है। अगर सारे के सारे वेल एक्सपीरियंस लोग होंगे तो वो ठीक तरह से वो वर्क नहीं, क्वालिटी एश्योरेंस ठीक तरह से नहीं कर पाएंगे। और अगर जो है सारे न्यू बंदे हो तो उनको भी पता ही बिल्कुल नहीं होगा, जो हाई लेवल वो इनका इतना काम। इसलिए दोनों तरह के लोग होंगे, तो जो न्यू है वो उनको नया वो अपने नए आइडियाज़ को इस्तेमाल करेंगे और वो जो ओल्ड है उनसे कुछ सीखेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इंक्लूड जो है वो होनी चाहिए। तो इसके अलावा हमारे पास रोल आ जाते हैं क्वालिटी एश्योरेंस ग्रुप्स के। तो हमारे पास बहुत मुख्तलिफ रोल्स वगैरह, जैसे कि हमारा प्रिपेयर एंड एसक्यूए प्लान फॉर अ प्रोजेक्ट। तो इसमें हम क्या करते हैं कि बेसिकली आपको यानी कि सिंपल क्या है, आपको सबसे पहले यानी कि आपको अगर कहा जाए कि आप एसक्यूए यानी कि एनालाइज जो हमारे पास सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस है तो आप करें, तो आप कैसे करेंगे? तो सिंपल सी बात है, आप क्या करेंगे, एक प्लान बनाएंगे। उस प्लान के मुताबिक क्या करेंगे कि आप जो एवेलुएट करेंगे परफॉर्म क्या किया उसको देखेंगे, फिर उसके बाद ऑडिट और रिव्यूज़ वगैरह करेंगे। जो इसमें आगे आएंगे ये ऑडिट्स और रिव्यू में क्या फ़र्क होता है। रिव्यूज़ मतलब आप चेक करते हैं, इनफॉर्मल और फॉर्मल वे दोनों होते हैं। रिव्यूज़ में लेकिन ये वेल डॉक्यूमेंट नहीं होता, ये इसमें लोकल कोई टीम नहीं होती कि जो वो सारा कुछ स्पेशली काम कर रहे थे। बस एक जैसे कि आप बैठ के नॉर्मल तौर पे उसको देख रहे होते हैं, खुद ही जो बना रहे थे वो उसको बार बार चेक भी कर रहे थे। लेकिन ऑडिट में जो लोग होते हैं वो आपको बेसिकली एक स्पेशल टीम होती है जो फॉर्मल वे में फुल एक टीम होती है, फॉर्मल वे में एक डेप्थ में जगह सब कुछ देखे कि क्या जो काम ठीक हुआ या नहीं हुआ। और वो अलहदा से ये लोग होते हैं जो काम कर रहे थे वो लोग हरगिज़ नहीं होते। रिव्यूज़ में वही जो प्रोजेक्ट वगैरह जो सॉफ्टवेयर वगैरह बना रहे हो वही उसको बार बार चेक करें, जबकि कर सकते हैं वही सेम हो सकते हैं डिफरेंट हो। लेकिन ऑडिट में न्यू ही वो लोग नहीं है, कभी भी वो लोग नहीं होते जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, अलहदा से वो जो टीम होती है। उसके मुताबिक दिखाया था कि ये स्टैंडर्ड के मुताबिक है या नहीं। और इसके अलावा एरर रिपोर्टिंग प्रोसीजर वगैरह को इस्तेमाल, जो ट्रैकिंग का यूज़ ठीक है हो रही है, उनको वेल डॉक्यूमेंट वगैरह किया जाए, उसके मुताबिक जो वर्क हो रहा है या ना भी। और उसके अलावा फीडबैक वगैरह जो है वो देखे जाते हैं कि फीडबैक लिए क्या कौन से एरर्स हैं कौन से नहीं है, यानी कि अमाउंट ऑफ फीडबैक प्रोवाइड टू द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट टीम वगैरह को जो फीडबैक वगैरह भी जितनी उनको जरूरत होती है उसके मुताबिक दी जाती है। उसके बाद पार्टिसिपेट्स हमारे पास आ जाता है, पार्टिसिपेट्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर प्रोसेस डिस्क्रिप्शन। यहाँ भी डिस्क्रिप्शन का मतलब कि हमारे जो भी हम काम कर रहे हैं वो क्या वो स्टैंडर्ड्स वगैरह के मुताबिक काम हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर वो स्टैंडर्ड के मुताबिक काम हो रहा है तो वो ठीक है, अदरवाइज वो हमारे पास वर्क नहीं है, वो ठीक तरह से नहीं होता। जब भी आप कोई भी चीज़ उठा लें, कोई भी प्रोडक्ट जो उठा लें, अगर वो स्टैंडर्ड के मुताबिक होगा तो आप कहेंगे कि वही ज़्यादा कस्टमर वही चीज़ें वो परचेज भी करेगा और उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है और वो चीज़ होती है। जैसे कि ISO या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन इसके मुताबिक जो है वो काम हो रहा है या नहीं, ये सब कुछ जो है वो देखा था। उसके बाद रिव्यूज वगैरह चेक किया, तो उसके बाद ऑडिट वगैरह था। अब रिव्यू क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ। इसमें फॉर्म यानी कि इसमें भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ट्रैकिंग इवैल्यूएशन वगैरह, लेकिन इसमें फॉर्मल वगैरह वे नहीं होता। इसमें वही लोग जो काम वगैरह कर रहे होते हैं, इंजीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर वगैरह एक्टिविटीज़ वगैरह वो चेक कर जाते हैं, जबकि ऑडिट्स में अलग लोग होते हैं ये पूरी ओवरऑल प्रोडक्ट वगैरह को देख रहे हो तो उस पर वर्क कर रहे हैं, सब कुछ इसमें इंक्लूड होता है। तो उसके अलावा इंश्योर करवाते हैं कि डेफिनेशन सॉफ्टवेयर वर्क जो ठीक हो रहा है, प्रोडक्ट वगैरह ठीक वेल डॉक्यूमेंट है या नहीं है, उसके मुताबिक वर्क हुआ है या नहीं हुआ। और उसके बाद यानी कि जो आप काम कर रहे हैं उसके जितनी रिक्वायरमेंट्स थी, जो उनके जो डॉक्यूमेंट्स बनाया था उसके स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो किया जा रहा है। तो नहीं इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना, ये नहीं कि आपने डॉक्यूमेंट इस तरह का बनाया और वर्किंग आप ऐसे ऐसे कर रहे हैं कि उल्ट पुल्ट वर्किंग करे जा रहे हैं, उसके मुताबिक वर्किंग हो रही है या नहीं हो रही। अगर हो रही है ठीक है उसको इंश्योर करवाना, और अगर नहीं हो रही तो उसको बाद में रिकॉर्ड वगैरह भी किया जाता है, देखा जाता है। उसके बाद सॉफ्टवेयर रिव्यू करता है। सॉफ्टवेयर रिव्यू में आप चेक कर रहे थे, फिल्टर कर रहते हैं। आपको बता चुका हूँ कि रिव्यू का देखना, जांचना पड़तालना कि काम ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा। उसके दो टाइप्स हैं, एक इनफॉर्मल होता है और एक फॉर्मल रिव्यू होता है। इनफॉर्मल जैसे पे आप बैठे हुए हैं, गपशप लगा रहे हैं, कॉफ़ी वगैरह पी रहे हैं और चेक कर रहे हैं और रिव्यू कर रहे होते हैं, चीज़ों को देख रहे होते हैं, उसको कहते हैं। और फॉर्मल मतलब कि एक प्रॉपर किस जगह पे आप बैठ के ऑडियंस के सामने, कस्टमर के सामने, मैनेजमेंट वगैरह के सामने, स्टॉक के जो टेक्निकल स्टॉक वगैरह होता है वो फॉर्मल प्रेजेंटेशन वगैरह जो इसमें दिया थी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। FTR के नाम से भी जाना जाता है, इनके फार्मर टेक्निकल रिव्यू वगैरह का नाम जाना था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो ये मेजर होता है। तो पहले ये हमारे पास काम होता है, ये फार्मर रिव्यू वगैरह किया जाता है, उसके बाद ऑडिट वगैरह जो है वो किया जाता है। तो कॉस्ट इंपैक्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डिफेक्ट्स वगैरह के ऊपर हमारे पास आ जाती है। जो कॉस्ट इंपैक्ट जाहिर सी बात है, जब डिफेक्ट वगैरह आएंगे उसको जो है कि हम देखेंगे, जांचेंगे कौन कौन से डिफेक्ट्स वगैरह आ रहे हैं, तो उसके ऊपर आपकी कॉस्ट वगैरह भी जो है वो। तो इसमें
क्या था कॉस्ट, मतलब कि यानी कि आपके पास कॉस्ट होती है, जो हमारे पास डिफेक्ट्स बने वो उस पर कॉस्ट, जो एरर वगैरह तो उस पर कॉस्ट कम आएगी, और जो डिफेक्ट्स होते हैं उनमें ज़्यादा कॉस्ट। अब एरर और डिफेक्ट्स में फ़र्क क्या था, मेन चीज़ यहाँ लिखा वर्ड यूज़र एरर्स और यहाँ डिफेक्ट्स। एरर वो है जब आप काम कर रहे होते हैं, जब आपके प्रोसेस वगैरह चल रहे होते हैं, वर्किंग फॉर्म में चीज़ हो, तब आप कोई भी काम ईजिली कर सकते हैं और उसको एरर कहते हैं, वो ईजिली उसको सॉल्व किया जा सकता है जब आप काम करें। लेकिन अगर आपने कंप्लीट एक प्रोडक्ट बना दी है और उसके बाद आपके पास यानी उस जब वो प्रोडक्ट बना दी उसके बाद कोई इश्यूज वगैरह था, जो वो इश्यूज आ रहे हैं उसको फिर डिफेक्ट्स कहते हैं, और ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट होती है। अगर तो आप एरर के वक्त ही काम कर लेंगे, उसको करेक्ट कर लेंगे हर एक प्रोसेस के हिसाब से, जो उसी टाइम उसको ठीक कर लेंगे, तो आपके पास कम कॉस्ट आएगी। लेकिन अगर आपने प्रोडक्ट वगैरह कंप्लीट बना लिया उसके बाद आपको पता चला कि ये इश्यूज वगैरह ये हमारे पास डिफेक्ट्स हैं, तो फिर आपके पास बहुत ज़्यादा कॉस्ट आने वाली है, उसको हैंडल करना भी बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए हम आपकी कॉस्ट इम्पैक्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डिफेक्ट्स यही कहता है कि आप जब जैसे जैसे आप प्रोसेस आपका वर्क कर रहा है, जैसे जैसे आप वर्किंग कर रहे हैं, उसी के साथ साथ एरर को देखें, फाइंड करें, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आप उसको साथ साथ ठीक करते जाएंगे तो आपके पास कॉस्ट कम आएगी। लेकिन अगर आप उनको साथ साथ चेक नहीं करेंगे तो अगर आपके पास प्रॉब्लम है, तो आप यही हमें जो है वो फार्मर जो हमारे पास जो फार्मर टेक्निक रिव्यूज़ है, हमें यही हेल्प करती है, यही चीज़ हमें जो है वो बताती है, और यही चीज़ हम इसमें फोकस किया था, ये मेन डिज़ाइन के ऊपर जो है इसको देखा जाता है। तो इसमें फार्मर टेक्निक रिव्यूज़ को मज़ीद जो है तो इसके हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मकसद क्या होता है, यानी कि जो हम फार्मर टेक्निक रिव्यूज़ वगैरह होते हैं इसमें हमारे यानी कि जितनी भी जो अनकवर एरर वगैरह, जो फंक्शन लॉजिकल इम्प्लीमेंटेशन वगैरह सब कुछ जो आपके पास जो है वो क्लियर कट हो जाता है, सब कुछ आपको पता चला। उसके बाद जो रिक्वायरमेंट जो आप यानी कि सॉफ्टवेयर को बना हुआ के मुताबिक बनाए या नहीं बना, आपको ये भी पता चला। उसके बाद आपको ये भी पता चला कि प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड, प्री डिफाइंड मतलब पहले से स्टैंडर्ड वगैरह बनाए गए, उसके मुताबिक है सॉफ्टवेयर है या नहीं, उसके मुताबिक रिप्रेजेंट उसको किया जा रहा है या कि नहीं किया जा सकता, जो भी काम है उसको देखा जाए, यूनिफॉर्म मैनर वगैरह इसमें चेक किया। और इसके बाद मैनेजे टू मेक प्रोजेक्ट मोर मैनेजेबल है या नहीं है, ये सारी चीज़ें जो देख लिया। उसके बाद जब हम जो है रिव्यू मीटिंग में हम किन किन चीज़ों से हमें बचना चाहिए, वो सारी चीज़ें जो देख जाती हैं। तो बिटवीन 3 and 5 पीपल टिपिकली शुड बी इन्वॉल्व इन द रिव्यू, मतलब कि 3 से 5 लोग जो है वो होने, 3 4 5 लोग ही होने, इससे ज़्यादा जो कम नहीं होने चाहिए। ये नॉर्मली ये अगर ये इतना हो तो वो बेस्ट होगा। इसके अलावा एडवांस प्रिपरेशन शुड अकर बट शुड रिक्वायर नो मोर देन 2 आवर्स ऑफ वर्क फॉर ईच पर्सन, मतलब 2 घंटों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा आपके पास जो है जो ड्यूरेशन होती है रिव्यू मीटिंग की शुड बी लेस देन 2 आवर्स वगैरह जो आपके पास होनी चाहिए। और ये तो इसमें कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, सिंपल जो आप जस्ट एक बार इसको रीड आउट करने की जरूरत है, कोई जस्ट लिखा हुआ रीडिंग में आप इसको रीड आउट करना होगा आपको। उसके बाद इसमें हमारे पास जो है प्रोड्यूसर आ जाता है, लीडर्स आ जाता है, रिव्यूअर आ जाता है, और रिव्यूअर वगैरह के बाद डॉक्यूमेंट वगैरह करके आगे जो है उसको फॉरवर्ड वगैरह जो है वो किया जाता है। प्रोड्यूसर क्या कहता है कि ये वो जो भी आपने प्रोडक्ट वगैरह प्रोड्यूस करनी है उसको कंप्लीट करके क्या करता है कि वो यानी कि जो लीडर है उसको यानी कि रिव्यू के लिए आगे उसको भेजता है। तो फिर उसके बाद आपको तो इसमें ये भी सिंपल है, प्रोड्यूसर क्या करता है बना देता है प्रोडक्ट, सब कुछ एक ओके है, वो कहता है ये ओके, आप जस्ट आपने इसको रिव्यू करना। रिव्यू करने के लिए वो प्रोजेक्ट जो लीडर होता है उसको कहेगा, आप प्रोजेक्ट लीडर क्या करेगा, वो उसने रिव्यू करवाने के लिए आगे उसको जो है जो रिव्यूअर होंगे उनको कहेगा इस प्रोडक्ट को आप रिव्यू वगैरह करें, और उसके बाद सारा कुछ यहाँ जो देखें, जस्ट इसको एक बार आप जो है रिव्यू करें। उसके बाद रिव्यू रिपोर्टिंग रिकॉर्ड कीपिंग, मतलब कि जो इश्यूज वगैरह आए रिव्यू उसको रिपोर्ट करना, उसके बाद उसको रिकॉर्ड वगैरह करना, इसमें जो है वो इंक्लूड होता है। तो जस्ट एक बार इसको रिव्यू गाइडलाइंस वगैरह आपको यहाँ बताएगी। गाइडलाइंस में यह है कि रिव्यू द प्रोडक्ट नॉट प्रोड्यूसर, सिंपल इसमें यह आता है कि यानी कि जो मैं आपको रिव्यू गाइडलाइन में यह होता है कि जब आपको कहा था कि ये आपके पास ये सॉफ्टवेयर है, ये प्रोडक्ट है, इसको आप इसको जो है रिव्यू करें, तो वो आप उसमें मिस्टेक्स वगैरह जब निकालते हैं तो आप ऐसा उसको बहुत डेप्थ में जाकर मिस्टेक मत निकालिएगा, सिंपल उसमें देखिएगा कि ये चीज़ें हो सकती हैं। उसके बाद जो यानी कि जो प्रोड्यूसर वगैरह होते हैं उनको कहेंगे मेरे मुताबिक ये चीज़ आपको ठीक करनी है, उसको ऐसे डायरेक्ट नहीं कह दें कि आपने ये भी गलत बनाया ये भी गलत, तो ऐसे जो वो इतना मोटिवेट नहीं होगा, वो बल्कि परेशान होगा, वो ठीक से काम नहीं करेगा, बल्कि उसको कहें कि आपने जो काम किया काम बहुत अच्छा किया, लेकिन मेरे मुताबिक ये काम ऐसे होना चाहिए। जब आप ऐसे कहेंगे तो उसको ज़ाहिर सी बात, वो पढ़े लिखे लोग उसको पता चल जाएगा कि ये काम हाँ बाकी ऐसे, फिर वो उसको गौर करेगा, देखेगा, उसको फिर ठीक करने की कोशिश करेगा। तो रिव्यू गाइडलाइन में जो मेन चीज़ें हैं वो ये है कि सबसे पहले आप जो है वो देखें
इनके यानी कि उसको ओवरऑल यानी कि बहुत डेप्थ में ना जाए, बाकी ओवरऑल उसको थोड़ा बहुत देखें, जांच पड़ताल करें, उसके बाद उसको बताएं कि मेरे मुताबिक ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, आपने ऐसे किया, ये ऐसे इसको करा दे तो ये बहुत इस अच्छी चीज़ लगेगी, इससे इसका यानी कि बेस्ट हो जाएगी, इसकी क्वालिटी जो है वो मेनटेन हो जाएगी। तो बाकी चीज़ें तो आप जैसे लिमिट डेट वगैरह जो है वो टेक रिटर्न नोट्स वगैरह जो है वो लिख लें, नोट्स वगैरह बना लें, तो लिमिट करें, डिबेट्स वगैरह जो बहस वगैरह डिबेट होती है, बहस वगैरह जो आप कर रहे हैं तो उसके ऊपर जो है वो करें। तो ये तो रीड आउट करने की बात है, मैंने बाकी ओवरऑल चीज़ आपको ये जो चीज़ मैंने बताई है बस वो भी याद रख लें, लिख दें तो वो भी ठीक है। उसके बाद सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी, ये सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी हार्डवेयर सही निकला, इसका मतलब होता है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो कितना रिलाय मतलब वो कितनी देर वो फंक्शनल और कितनी एरर फ्री उसने वो वर्क किया। ये जो सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी का मतलब फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका जो सॉफ्टवेयर आपने बनाया वो कितनी देर रिलायबिलिटी है, उसकी कितनी देर फंक्शन है, कितनी देर तक उसमें कोई भी एरर नहीं है। जब तक वो एरर फ्री सॉफ्टवेयर रहेगा उसका मतलब कि सॉफ्टवेयर की रिलायबिलिटी जब और कितना टाइम ये सब कुछ हुआ है। अब हम क्या रिलायबिलिटी को कैसे हम जो मेजर कर सकते हैं तो और अवेलेबिलिटी को, सबसे पहले मैं बताता हूँ रिलायबिलिटी और अवेलेबिलिटी में क्या फ़र्क होता है। रिलायबिलिटी का मतलब है कितनी देर आपका जो है वो सॉफ्टवेयर हो वो जो एरर फ्री रहा है उसको कहते हैं रिलायबिलिटी होती है, और मतलब कि फंक्शनल रहा है। और अवेलेबिलिटी का मतलब है कि उसमें कितनी देर यानी कि वो एरर वगैरह यानी कि एरर के साथ भी कितनी देर वर्क वगैरह किया, कितनी देर वो आपके पास ओवरऑल इसमें सारी चीज़ें अवेलेबिलिटी में कितनी देर आपके पास अवेलेबल रहा है, मतलब कितनी देर एरर के साथ भी उसने कितनी देर काम किया, वो फंक्शनल भी एरर के बगैर वो कितनी, सब कुछ इसमें अवेलेबिलिटी में इंक्लूड रहता है। जबकि रिलायबिलिटी में सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ आएगी कि वो कितनी देर एरर फ्री रहा, मतलब एरर से पहले कितनी देर वो चलता रहा, वो सारी चीज़ें आएंगी। उसके बाद हमारे पास ये मेन चीज़ें, जो 3 चीज़ें आपको याद रखेंगे आपको ये सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। MTBF मीन टाइम बिटवीन फेलियर, मतलब कि आपके पास एक एरर से दूसरे एरर के दरमियान कितना टाइम लगा उसको कहते हैं मीन टाइम बिटवीन फेलियर। मतलब कि आपके पास एक एरर जो है वो T1 है और एक आपके पास एरर जो है वो T2 है। अब एरर 1 से लेकर एरर 2 के दरमियान तक आपको कितना टाइम आया, वो कितनी देर वो फेलियर रहा है, उसको कहते हैं मीन टाइम बिटवीन फेलियर। उसके बाद हमारे पास और ये हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, हम 2 मेथड MTTF के थ्रू और MTTR के थ्रू कर सकते हैं। अब MTTF क्या होता है और MTTR क्या होता है इसको देखते हैं। तो MTTF मीन टाइम टू फेलियर, MTTF मीन टाइम टू फेलियर का मतलब होता है कि मीन टाइम टू फेलियर, मतलब कि फेल होने से पहले कितनी देर उसने आपके जो सिस्टम ने काम किया वो चीज़, और उसके मीन टाइम टू रिपेयर, मतलब कि जो आपके पास जो एरर वगैरह जो आया है उसको रिपेयर करने में आपका कितना टाइम लगा। तो दोनों चीज़ें आपको लिखना, एरर वगैरह जो है उस पर यानी कितने उससे आप एरर आने से पहले जो है कितनी देर एरर आया वो देख रहे हो, और कितनी देर पहले एरर से पहले उसने वर्क किया वो सारी चीज़ें देख रहे हैं। मेन चीज़ें थी कितनी देर पहले एरर आने से पहले आपने जो वर्किंग हो रहा था, चल रहा था सिस्टम ठीक तरह से, वो देखते हैं। और उसके बाद उसको जो एरर आ गया उसको रिकवर करने में कितना टाइम लगा वो देखते हैं। तो इन दोनों को आप प्लस कर दें तो आपके पास ये इसका जो मीन टाइम, आपके पास मीन टाइम फेलियर वगैरह जो है वो आ जाएगा। उसके बाद अगर आप अवेलेबिलिटी निकाला जाए तो अवेलेबिलिटी क्या आती है, आपने जो है यानी कि MTTF को डिवाइड कर देना है MTTF, और उसके बाद प्लस कर देना MTTR को, और उसके बाद मल्टीप्लाई कर देना 100 के साथ 100% इनके परसेंटेज में, तो आपके पास अवेलेबिलिटी भी जो है आ जाएगी। उसके बाद डिफेक्ट एम्पलीफिकेशन एंड रिमूवल, मतलब कि आप एम्पलीफिकेशन मतलब कि जो है एरर वगैरह आते हैं उसको जो है चेक करना, एम्पलीफाई करना, उसको आइडेंटिफाई। तो ये हमारे पास जो है डिफेक्ट एप्लीकेशन जो एम्पलीफिकेशन जो है ये एक मॉडल है जो कि यूज़ किया जाता है किसके लिए, जो जनरेट करने के लिए और यानी कि डिटेक्ट करने के लिए एरर वगैरह। और एरर तब कब किए जाते हैं, एक डिज़ाइन के वक्त, और उसके बाद डिटेल डिज़ाइन के थ्रू भी किया जाता है, और कोडिंग के स्टेप के थ्रू भी इसको जो है वो चेक किया जाता है। बाकी ये चीज़ें जो है वो आगे जो यानी कि आपको कैसे कर सकते हैं क्या उसके बारे में जो बताया गया है। तो इसमें जो डिफेक्ट एम्पलीफिकेशन मॉडल है वो आपको क्या है, उसमें क्या है एरर फ्रॉम प्रीवियस स्टेप्स जो एरर आ रहे हैं वो उसको इंक्लूड किया जाता है इनके, यानी कि इसमें डिफेक्ट्स और डिटेक्शन वगैरह जो है वो आती हैं। तो डेवलपमेंट स्टेप में इसमें सबसे पहले जो लिखा जाता है वो एरर पास थ्रू लिखा जाएगा, उसके बाद एम्पलीफाइड एरर जो है वो लिखे जाते हैं, और उसके बाद न्यूली जनरेटेड एरर जो है वो लिखे जाते हैं, और उसके बाद परसेंटेज एफिशिएंसी फॉर एरर डिटेक्शन वगैरह लिखा, और उसके बाद वो एरर आगे जो है पास आउट कर देते हैं। अब ये हमारे पास एक आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि न्यूमेरिकल ही, बल्कि ये न्यूमेरिकल नहीं है बल्कि कुछ भी नहीं है, जस्ट इसकी सारी की सारी जो वैल्यूज़ है वो अज्यूम किया है कि हम सपोज कर
कि ऐसे ऐसे हो सकता है। सिर्फ ये वाले यानी कि ये आपको समझाने के लिए एरर्स पास थ्रू क्या होता है, एम्पलीफाइड एरर्स क्या होता है, ये आप एम्पलीफाइड वगैरह आपको बताया, और न्यूली जनरेटेड एरर वगैरह क्यों कौन कौन से वो आपको जो बताया जा रहे हैं। इसकी कोई कैलकुलेशन नहीं, कुछ नहीं, जस्ट आपको ये याद रखना होगा, ये डिब्बा वगैरह याद रखना। उसके बाद प्राइमरी डिज़ाइन होता है, डिटेल डिज़ाइन होता है, कोड और यूनिट टेस्ट होता है, इंटीग्रेटेड टेस्ट होता है, वैलिडेशन टेस्ट किया था, उसके बाद जो सिस्टम टेस्ट वगैरह जो वो किए थे। यहाँ हमारे पास न्यूली जनरेटेड एरर वगैरह भी आते हैं, और यहाँ कोई न्यूली जनरेटेड एरर वगैरह नहीं है, कुछ नहीं है। बाकी सिंपल तो ध्यान देके प्राइमरी डिज़ाइन में आपको एरर पास हो जो किया गया वो कुछ भी नहीं, ज़ीरो था, और ज़ीरो एरर था वो एम्पलीफाइड एरर, क्योंकि स्टार्टिंग में वो भी कोई भी नहीं है। और इसके अलावा आपके पास न्यूली जनरेटेड एरर आपके पास जो है यहाँ जो जनरेट हुए हैं वो आपके पास 10 एरर्स हैं, और 10 एरर्स हैं, और उसके बाद आपको यानी कि परसेंट एफिशिएंसी फॉर एरर डिटेक्शन के लिए कुछ भी यहाँ जो है वो नहीं किया, 0% यहाँ जो है वो किया जा रहा है। उसी तरह फिर डायरेक्ट जो हमारे पास जो 6 एरर है उसी तरह आगे भेज दिए गए हैं, और उसके बाद 4 जो है एम्पलीफायर, और उसके बाद न्यूली जनरेटेड 25 है, और यहाँ डिटेक्शन वगैरह कुछ भी नहीं है इसमें। ये आपको याद है कि नो रिव्यू इसमें है, हम यूज़ कर रहे हैं। बाकी ये सारी चीज़ें उसी तरह आगे फिर 94 एरर जो आगे मूव ऑन करेंगे, 94 में से 50% को कम कर दिया जाएगा, डिटेक्शन होगी वो 47 है, 47 से फिर 50% को बेहतर किया, वो 24 एरर रह जाएंगे। उसके बाद आपके पास 50% उसको मजीद उसको कम किया जाए तो 12 एरर वगैरह जो वो रह जाएंगे। तो उसके भाई आपको ये सारी थ्योरी जो मैंने बताई है वो यहाँ लिखी हुई। उसके बाद रिव्यू कंडक्टेड के हिसाब से आपको यहाँ हम जो एग्जांपल दिए, बाकी वही सारे रिव्यू के हिसाब से, रिव्यू कंडक्टेड के हिसाब से देखेंगे जी, मैंने कि ये आपके पास एरर वगैरह जो आए 12 आएंगे। आप इन 12 को मज़ीद बेहतर करने के लिए फिर आप इसके मज़ीद रिव्यूज़ वगैरह जो है वो करेंगे, सब कुछ जो है वो देखते हैं। तो इसी तरह फिर यहाँ जो है आपको एग्जाम्पल वही 10% यानी कि 70% इसको रिव्यू करने के बाद चेक करें, यहाँ देखो वहाँ 0% था, यहाँ जो आपको कुछ परसेंटेज के हिसाब से डिटेक्ट करने के बाद आपको यहाँ बताया जाए। जब आप रिव्यू कंडक्ट करेंगे तो उसके बाद यहाँ देखेंगे लेटेस्ट एरर कितने आपके पास 3 है यहाँ, लेकिन यहाँ फोकस करेंगे तो यहाँ आपके पास जो है 12 एरर, यहाँ आपने रिव्यू वगैरह नहीं किया, यहाँ आपने रिव्यू किया है। मैं आपको फिर बता रही सारी की सारी वैल्यू अज्यूम्ड, आप कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं अपनी मर्जी से, जो मर्जी लिखने गलत नहीं होगा। यहाँ एग्जाम्पल दिए, बाकी तो अगर एरर वगैरह आपको गिवन हो तो फिर एक और बात है, लेकिन यहाँ कुछ कोई किसी किस्म कोई कैलकुलेशन नहीं है। तो मैंने शॉर्ट ओवरव्यू दिया, अगर आप समझ रहे हैं वीडियो है तो इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।